You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज अनाक्षी। वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे साथ बहुत ही खास पर्सनालिटी हैं उस्ताद सिराज खान जी, जो कि बहुत ही फेमस गज़ल सिंगर और कंपोज़र रहे हैं। ये इनके फादर उस्ताद ताज अहमद खान जी ने वॉइस कल्चर में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है और ये उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोगों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं और जो गज़ल हमारे कल्चर से धीरे धीरे जा रही है उसको वापस लाने की एक मजबूत कोशिश कर रही हैं। और इतना ही नहीं, ये इंडियन म्यूज़िक को वेस्टर्न टच देते हैं, ये इनकी खासियत है। आप क्यों नहीं हमें ये बताते हैं कि आप ये कैसे करते हैं सर? बहुत शुक्रिया अनाक्षी जी। ये एक सोच है कि हम नई जनरेशन को कैसे इस तरफ राग़िब करें। एक तो हम कलाम भी जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़े बड़े शायरों का है, ताकि वो जो हमारा रिच कल्चर है वो भी कायम रहे, जैसे उनकी समझ में नहीं आता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो पुराने कलाम ले, शायरी ले और लोगों तक वो शायरी भी पहुँचाएँ। वो हमारे देश की धरोहर है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो लोगों को समझ में आता है और उसको बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं। और कंपोजिशन का तो ये है कि जब हम कंपोजिशन करते हैं तो हमें इस तरह से सिखाया गया उस्ताद ताज अहमद खान साहब ने कि आप पहले गज़ल जो है उस गज़ल को पढ़ें 5-6 बार। गज़ल का मूड क्या है, गज़ल का शेर क्या कह रहा है। अगर जो उसमें रोमांस है तो उसके एतबार से आप रागों का सिलेक्शन करें, या थोड़ी सैड है तो उसमें दूसरे रागों का इस्तेमाल करें जो उसमें बिरुग रस राग है, या दूसरे जिससे गमगीन है और जिससे उसका मूड बने। तो ये पुराना कल्चर रहा है और ये सब लोग आज तो कंपोज कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सिखाया गया, हमें यही बताया गया है कि जो शायरी कहती है उसके एतबार से हम राग का सिलेक्शन करते हैं, फिर कंपोज करते हैं। लेकिन शायरी के मूड पे राग सिलेक्ट होता है, क्योंकि जो शायरी कह रही है, अगर दिल टूटने वाली शायरी है इसके लिए उसका वैसे ही राग लिया जाएगा। सर, आप तो बहुत आप ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ गज़ल सिंगिंग एक लेगेसी रही है। आपके फादर उस्ताद ताज अहमद खान जी, उन्होंने आपको बचपन में कैसे गज़ल सिंगिंग से इंट्रोड्यूस कराया? क्या आपको बचपन से ये शौक था या उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि आप इस फील्ड में आपका इतना नाम है आज? नाम हम तो कुछ नहीं, उसका करम है, आप सबकी आशीर्वाद है, दुआ है और उस्ताद की दुआ है। देखिए क्या हुआ, हमारे जो दादाजी थे उस्ताद तजुमुल हसन खान साहब, उन्होंने हमें गंडा बांधा और हमारी क्लासिकल की शुरुआत कराई। उन्होंने राग यमन में हमें 1-2 बंदिशें सिखाई तो हम करने लगे। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें ये पता नहीं, मुझे गज़ल की तरफ ज़्यादा लगाव रहा, तो मेरा शौक़ था। तो मैंने अपने वालिद से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा शौक़ है तो इसमें जाओ। फिर उन्होंने हमें गज़ल गाना सिखाया कि गज़ल गायकी क्या है, गज़ल कैसे गाई जाती है, लफ्ज़ ना टूटे। अगर जो हम कोई शब्द कह रहे हैं, जैसे गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, तो ये जब आप गाएं तो आपके लफ्ज़ पूरे जाएं, गायकी पूरी जाए और लोगों तक शेर जाए। तो इस चीज़ की बहुत हमने सीखा और पहले तो समझ में नहीं आता था, फिर उसको जब से सीखा तो बड़ा मज़ा भी आने लगा। और कोशिश यही करते हैं कि यही चीज़ हम नई जनरेशन तक पहुँचे। तो ये कैसे है कि जब एक गज़ल आप गाते हैं तो वो दिल को छू जाती है? जी। ये अक्सर है, लोगों को बहुत इन डेप्थ टच कर जाती है। तो क्या फॉर्मूला है ये? फॉर्मूला तो ये देखिए जो कि दिल से कैसे गाएं। अगर आई एम श्योर ऑडियंस भी जानना चाहती है कि क्या रीज़न होता है कि गज़ल सिंगर जब गाते हैं तो वो आत्मा को टच कर जाता है, जबकि नॉर्मली सिंगिंग नहीं करती है इतना ज़्यादा। नहीं, नॉर्मल सिंगिंग भी करती है। देखिए क्लासिकल में तो लफ्ज़ बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भी आपके दिल को छू जाते हैं। जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब ने गाया है, उनका गाने में लफ्ज़ बहुत कम होते थे, लेकिन वो सुर ऐसे लगाते थे। सुर बेसिकली आपको जो छूता है वो सुर छूता है। सुर ईश्वर है। अगर ईश्वर में से हम इश्क हटा देते हैं तो स्वर ही तो बचता है, और स्वर ही सीधा माध्यम है ईश्वर से मिलाने का। तो अगर जो सुर सच्चा लग जाए, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, कि हमें अच्छा सुर आ जाए। हम भी तलाश कर रहे हैं और जो हमारे बहुत सारे शागिर्द हमसे सीख रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट समझता हूँ और मैं तलाश करता रहता हूँ कि ऐ ईश्वर मेरा सुर में लगवा दे बस। आज तक का क्योंकि साहब ये बहुत, इस संगीत एक अलग चीज़ है। देखिए मैं आपसे सरल बात मैं कहूँ तो आप ए लिख दें और ए पढ़ लें तो आप पास हो गए।
आप सा लिख दो, सा पढ़ ले, पास रे, सुर में लगाई, सुर दिखता नहीं। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे क्लासिकल सिंगिंग हो गई, गजल सिंगिंग हो गई, दिस इज टू मच हार्ड वर्क। मैं चाहूंगी कि आप बताइए लोगों को कि इसमें कितनी मेहनत जाती है, बिकॉज आजकल हम लोगों को आदत हो गई है शॉर्टकट टू सक्सेस। राइट, शॉर्टकट टू सक्सेस ऑल्सो, और शॉर्टकट में नाम भी हो जाए। मेहनत कोई करना नहीं चाहता है। हमने तो बुजुर्गों से और बड़े बड़े लोगों से यही सुना है। बल्कि मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत किस्सा है, मेरे गुरु ने मुझे सुनाया था। एक दिन अकबर बादशाह ने तानसेन जी से कहा कि आपको कितना संगीत आता है। तानसेन जैसा तो दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता है, जो उनका गाना था। तो तानसेन जी ने कहा कि बादशाह सलावत, मैं आपको कल बताऊंगा कि मुझे कितना संगीत आता। तो कल सुबह हुई तो बादशाह साहब बताओ कितना, तो बोला चलिए मेरे साथ। तो तानसेन जी अकबर बादशाह को समुद्र के किनारे ले गए और उसमें से ड्रॉप निकाल के अपने हथेली पे रखा और कहा, इतना संगीत मैं जानता हूँ, बाकी तू समुद्र। तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। सब बुजुर्गों से यही सुना कि इसको जितना करो उतना कम है, क्योंकि ये प्राप्ति कराता है ईश्वर से। उससे अगर जो सुख सच्चा लग गया तो मैं आपको दुआ सुनाता हूँ, हजरत अमीर खुसरो का बड़ा खूबसूरत दोहा कहा है उन्हें कि भीगा बात अदम की कहन सुनन की ना है। ईश्वर की जो बात है ना वो कहने की है ना सुनने की। भीगा बात अदम की कहन सुनन की नाही, जो जाने वो बोले नहीं और जो बोले वो जाने नहीं। जब आपको प्राप्ति हो जाती तो आप शांत हो जाते, फिर आप बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब आपको पता नहीं भगवान को देखा, भगवान है क्या है, कहाँ है। तो जिसको मिल गया वो खामोश। मैंने सुना आपके फादर ने बहुत ही फेमस रफ़ी जी को भी सिखाया है। जी साहब, ये हमारी खुशनसीबी है। हम सो प्राउड ऑफ माय फादर। रफ़ी साहब को तो वो अपना 1952-53 से HMV से गवा रहे हैं। तलत महमूद जी को उनको भी सिखाते थे, रफ़ी साहब को भी, कल्याण जी भाई, उषा खन्ना जी, महेंद्र कपूर जी, अनुराधा पोडवाल जी, सुषमा श्रेष्ठा एंड कमल बारोट। तो अभी जो लास्ट पिताजी ने रफ़ी साहब की तो गोदियों में हम बैठे। हम इतने खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि जब रिकॉर्डिंग में जाते थे, हम बहुत छोटे छोटे से थे, तो बोले खान साहब इसको यहाँ बैठा दो मेरे लैप पे। और इतना प्यार करते थे। रिकॉर्डिंग में जाते तो उनका जो बंगला था तो बिल्डिंग बन गई है, तो उसके कॉर्नर में फ्रिज होता था। तो रिकॉर्डिंग में जा रहे उन्होंने फ्रिज खोला, कोका कोला निकाला, बेटा तुम भी पियो एक कोका कोला। तो रिकॉर्डिंग में जाते थे। और ऐसा नेक इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमने ये देखा जब उनकी गाड़ी चलती थी बैंड्रा से लेके बैलेट पियर तक, तो सबको ऐसे पैसे बांटते ही चले जाते थे। इतने ध्यान, ऐसे लोग दुनिया में नहीं आते। यही चीज़ उनकी गाने में छलकती। तो मैं ज़रूर वो कंपोजिशन जो मेरे पिताजी ने 1976 में एक LP रिकॉर्ड किया था HMV मास्टर वॉइस से, वो उसकी गज़ल में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और वो रिकॉर्ड में एक बड़ी अच्छी खास बात ये थी कि वाली साहब ने वो रिकॉर्ड में सारे रैर रागा यूज़ किए थे, जैसे छायानट है, विभास है, राग सोनी है। सो उसका नाम भी बड़ा अच्छा था। द फाइनेस्ट गज़ल फ्रॉम मोहम्मद रफ़ी 1976 वॉज द टाइटल फॉर द रिकॉर्ड। तो उसमें से राग सोनी की गज़ल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसके शायर है मिर्ज़ा वाली। उसको बशर है क्या कहिए, दिया ये दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए, हुआ रकीब क्या कहिए, दिया ये दिल।
जिद के आज ना आवे और आए बिन ना रहे, ये जिद के आज ना आवे, ये जिद के आज ना आवे और आए बिन ना रहे, क़ज़ा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए, दिया ये दिल और शुक्रिया। ये गालिब साहब की बड़ी खूबसूरत गज़ल है। वो कह रहे हैं दिया ये दिल अगर उसको बशर है क्या करें, अगर दैट इज अ पर्सन, इफ आई हैव गिवन हिम माय हार्ट टू हिज, सो व्हाट। दिया ये दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए, हुआ रकीब तो वो नाम अगर है क्या कहिए, जिसके जरिए मैंने खत भेजा था अपनी महबूब को, वो भी उसका आशिक हो गया। और ये जिद के आज ना आए आवे और आए बिन ना रहे, क़ज़ा से शिकवा हमें किस कदर है क्या कहिए। देखिए मौत सबको एक दिन आनी है, जरूर आनी है, तो उससे शिकवा करके क्या, फाइनल डेस्टिनेशन वही है। सो ये गालिब, तो इस तरह से हम शेर भी समझाते हैं, तो हमारी जो पुरानी धरोहर है वो कायम है। तो इनमें जो बड़े शायरों ने जो किया है, नए शायरों ने बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत सरल किया है, लेकिन ये भी हमारी धरोहर है। तो जैसे गालिब साहब है, अल्लामा इकबाल है, जिगर मुरादाबादी है, फैज़ अहमद फैज़ है, अहमद फराज है, तो बड़े शायर हैं। उनका जो वो जो शेर पे जो बात होती है वो एक अलग चीज़, अलग किस्म की होती है, दाग दहलवी है। मेहंदी हसन जी को भी शायद आपके फादर ने नहीं। मेहंदी हसन खान साहब मेरे तो कंपनी, हाँ, मैंने जब वो इंडिया आए थे तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं उनका जी। तो आपने बहुत फेमस आर्टिस्ट के साथ आपने ट्रैवल किया है, जैसे मेहंदी हसन जी, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए हमने जब अपने करियर का शुरुआत की थी तो हम गाना भी सीख रहे थे और हारमोनियम भी बजा रहे थे। तो हम हारमोनियम बजाया करते थे। शाम को एक फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आप आज शाम को फ्री हैं, तो बोले आपको एक प्रोग्राम है आज के किसके साथ बजाना है। तो उन्होंने कहा मेहंदी हसन खान साहब। तो मैंने कहा नहीं आप फिर से बोलिए मुझे किसके साथ बजाना है। तो उन्होंने कहा आई एम जस्ट कमिंग। सो ये मेरी खुशनसीबी रही और मुझे उनसे इतना प्यार मिला, मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम बजाया, वो मुझसे इतने खुश हो गए कि बोले ये लड़का मुझे बहुत पसंद आया, कलकत्ता। तो ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि कलकत्ता की तो टिकट बुक हो गई थी, तो उनके प्रोग्राम में कोई पायलट आया हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई ये लड़का खान साहब आपको बहुत पसंद है, मैं अपनी सीट पे बिठा के लेके जाऊँगा। सो उनके तो दुनिया में भक्त हैं, फ़ैन हैं, तो ये मेरी खुशनसीबी रही। और वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ। गज़ल गायकी की शुरुआत देखिए हमने अपने उस्ताद से सीखी, हमारे उस्ताद भी वही काम करते थे। मेहंदी हसन खान साहब ने और बेगम अख्तर जी और मेरे वालिद ने लोगों को बताया गज़ल कैसी होती है और गज़ल कैसी गानी चाहिए। तो ये हम बड़े ऊपर वाले से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस माहौल में पैदा किया और इस किस्म की गायकी को हमें समझने और गाने की कोशिश करते हैं। हमें गाना तो आता नहीं, अभी भी सीख रहे हैं, तो यही कोशिश है कि हम इस जॉनर को, इस शुबे को हम कायम रखें और लोगों तक पहुँचाएं। और कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको याद हैं आपके इंटरनेशनल टूर्स के, आपने जो आर्टिस्ट के साथ एक्सपीरियंस किए हैं? देखिए टूर्स के तो होते रहते हैं, टूर्स तो हमने पूरी दुनिया में किए हैं। अभी लास्ट जो हमारा टूर था USA का था, सिंगापुर का था और फुकेट का था, बहुत कामयाब रहा। वहाँ पर भी हम इसी किस्म की गज़लें गाते हैं। बल्कि अभी लॉकडाउन में भी हमने, हमारे कुछ सिंगापुर के बहुत अच्छे लोग हैं जो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने एक डिजिटल शो किया हमारे लिए और वो बड़ा कामयाब रहा, लोगों को बड़ा पसंद आया। तो ईश्वर की कृपा है, चल रहा है, उसका बड़ा करम है। फिर हमने एक
रिकॉर्ड हमने किया था। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए आपसे कि मेरे म्यूज़िक में एलपी रिकॉर्ड्स भी हैं। मैंने पहला रिकॉर्ड किया था सोनाली राठौर जी का, जो बहुत खूबसूरत उन्होंने गाया है, वो कंपोजिशन काफ़ी पॉपुलर भी हुई। और जब ये स्क्रीन उसमें पेपर आया, उस ज़माने में स्क्रीन करके एक न्यूज़ पेपर आया करता था जिसके अंदर वो सारी खबरें छपती थी। तो भूपेंद्र सिंह जी का फ़ोन आया पिताजी के पास कि भाई, उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी कि भाई आपके बेटे ने बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई है और ये स्क्रीन पेपर वाले ने बड़े तारीफ लिखी है। तो हमने बहुत शुक्र अदा किया। तो वो एक गज़ल मैं आपको सुनाना चाहूँगा जिसमें हमारी फर्स्ट गज़ल बीन रिकॉर्डेड थ्रू म्यूजिक इंडिया कंपनी। कोशिश की राग मधुमंती करके एक राग है, उसको मिश्रण किया है हमने थोड़ा सा। और कलाम है शकील बदायूं निसार, जिन्होंने फिल्मों में बहुत खूबसूरत गाने लिखे और वैसे भी उनकी शायरी कमाल की होती उनके बगैर हम जो गुलिस्तान में आ गए, महसूस ये हुआ कि महसूस ये हुआ बियाबां में आ गए, उनके बगैर तुम जो। तो ये गज़ल काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस ज़माने में और लोगों ने बड़ी पसंद की। इसी कंपोजिशन की भी तारीफ थी, उनके गाने की भी बहुत तारीफ हुई। सोनाली जी बहुत अच्छा गाती हैं। तो ये शकील बदायूं ने क्या खूबसूरत लिखा, उनके बगैर हम जो गुलिस्तान में आ गए, महसूस ये हुआ कि बियाबां में आ गए। गुलिस्तान में तो तरह तरह के फूल हैं, सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं, लेकिन मेरा महबूब मेरे साथ नहीं, तो ऐसा लगता है मैं बियाबां में हूँ। सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज शायरी ऑल अबाउट। और आपके भी बहुत सारे शागिर्द हैं। अभी आपकी लेटेस्ट उनकी कुछ कॉम्पोजिशंस आई हैं जो कि अभी मैंने पिछले साल एक रिकॉर्ड किया। साउथ की बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर है गायत्री अशोकन, वो अभी मेरे पास सीख भी रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। अभी अहमद फराज साहब जब इंडिया आए थे तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनसे मिल पाया। काफ़ी देर तक हम एक साथ बैठे रहे, कई बार तो मैं उनकी किताबें पकड़ के बैठे था। दुनिया के मशहूर शायर अहमद फराज, जिनकी गज़ल आपने ज़रूर सुनी होगी, जो सबसे पॉपुलर हुई थी हमारे इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए। तो उनकी एक आखिरी गज़ल उन्होंने जो उनके देहांत से पहले कही, बड़ी खूबसूरत है, वो मैंने वो गायत्री जी को गवाई है, सुनाता हूँ मैं आपको। और उस शायरी का कमाल ये है कि हर लाइन में सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। देखिए साहब, शेर सुनिए, बड़ा खूबसूरत शेर है। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, जिनके हाल खराब होते उनको उससे बड़ा प्यार है। शेर देखिए बड़ा खूबसूरत है। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। छोटी सी कंपोजिशन की है मैंने राग यमन में। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है
उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग, सुना है लोग, सुना है लोग, सुना है लोग, सुना है लोग। सुना है रात है उसको खराब हालों से, सुना है रात है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग, सुना है लोग, सुना है लोग, उसे आँख भर के देखते हैं, आँख भर के देखते हैं, आँख भर के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा उर्दू और गज़ल गायकी पे स्ट्रेस दिया है। जी, जी। तो आप आज की जनरेशन के बारे में क्या सोचते हैं जो कि रीमिक्स को लेके हुक्ड है आजकल? जैसा हम देंगे वैसा वो लेंगे। अगर जब हम उनको बहुत हल्की चीज़ देंगे फिर वो हल्की चीज़ के आदी हो जाएंगे। हम उन्हें बताते चले, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फैज़ अहमद फैज़ दुनिया के मारूफ शायर, और सबसे पहली गज़ल उनकी जो हमारे इंडिया में आई और पूरी दुनिया में वो छा गई वो गज़ल, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बहुत सिंपल है, अगर जो हम समझने की कोशिश करें। जब तुम आओगी मेरे लिए बाग में मिले तो गुलों में रंग भर जाएगा, और हवाएं जो है वो नई नई हवाएं चलने लगेगी। इट्स सो रोमांटिक। हालांकि उर्दू, लेकिन अगर हम समझाएंगे लोगों को तो मेरे ख्याल से वही ये खूबसूरत भी है और इतना गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अब इसमें एक शेर है बड़ा खूबसूरत। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, आगाज इज बिगिनिंग, सुबह इज मॉर्निंग, कुंज लब इज द कॉर्नर ऑफ द लिप्स। तो मेरी जो सुबह है आपके होठों से शुरू होती है। कभी तो कुंज लब, कभी तो तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्कुबार चले। काकुल कहते हैं बालों को। एक बार फिर ले लेते हैं इसको, एक बार, क्योंकि दो तीन बार बहुत ही खूबसूरत शेर है। देखिए कि कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, मेरी जो सुबह होती है वो आपके होठों के कॉर्नर से शुरुआत होती है। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्कुबार चले। काकुल कहते हैं बालों को। जो मेरी रात है वो आपके बालों की खुशबू से
खत्म होती है। सो देखिए, सो रोमांटिक, और मेरे ख्याल से लोग समझेंगे, जब समझेंगे तो उसको पसंद भी जरूर करेंगे। बट हम लोग कुछ और फील कर रहे हैं आजकल। क्या देखिए जो भी रिमिक्सेस है वगैरह, उनमें कोई मीनिंग तो है नहीं, इट्स जस्ट। तो आजकल के लोगों की लाइफ भी ऐसी हो रही है, लॉकडाउन में ऐसी है, तो मीनिंगफुली ले बेचारे, वो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। मैं उनको दुआ करता हूँ अल्लाह उनको सुर आए और अच्छी शायरी समझने की वुसअत आए, तो ताकत दे अल्लाह उनको। देखिए उन जनरेशन के लिए मैंने कुछ काम किया है। देखिए बड़ा खूबसूरत है, एक कंपोजिशन है मेरी। हालांकि ये जो मैं गज़ल पेश करने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में, ये मीर तकी मीर की गज़ल है। मीर तकी मीर को गालिब ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की तारीफ नहीं करी, लेकिन मीर की। तो मीर दुनिया में सबसे टॉप शायर गुजरे, तो उनकी गज़ल मैंने कंपोज करी, और ये नई जनरेशन को ज़रूर पसंद आएगी। उसमें उर्दू भी काफ़ी गाढ़ी है, लेकिन वो पसंद करेंगे और इसको समझेंगे। देखिए कैसे इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा एक हिंदी का दोहा दिया, और हमने उसको ब्लेंड किया, जैसे हम आप ब्लेंड बात कर रही थी वो, थोड़ा सा सब तन खाइयो वे चुन चुन खाइयो मास, सब तन खाइयो वे चुन चुन खाइयो मास, पर दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन किया। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। ओ क्या कहूँ तुमसे क्या कहूँ तुमसे क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है, सलीम मरीज़ा इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, ये 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 इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है। इश्क इश्क है जहाँ देखो, इश्क इश्क है जहाँ देखो, इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में भर रहा है, जान का रोग है बला है, इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है। एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अब सूफी नगमे भी गाता है जी एक, मुझे बहुत पसंद है। ये भी सूफी था। ये भी सूफी। फिर इसमें हम देखिए, इसमें क्लासिकल हम कैसे डाल देंगे। देखिए इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, तना दे ना दिम दिम तदानी तना दे ना दिम दिम तदानी तना दे ना दिम दिम तदानी तना दे ना, उदानी उदानी दिम तुम तना दे ना, उदानी उदानी दिम तुम
सब इंटरकनेक्टेड है तराना। तो ये सीखा है इसलिए हमने इसमें डाल दिया। तो देखिए आज ये भी चीज़ लोग नई जनरेशन पसंद कर रही है। और मैंने सुना है कि आप किसी को भी, लास्ट सवाल आपसे, मैंने सुना है कि आप किसी को भी म्यूजिक सिखा सकते हैं। ये आपकी एक शागिर्द ने मेरे से कहा है कि नहीं ऐसा नहीं। जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है मुझे उस पर गर्व है। मैं उसके ज़रिए कहता हूँ कि मेरी डिक्शनरी में ख़राब आवाज़ करके कोई चीज़ नहीं। मुझे लगता था मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है। नहीं आपकी आवाज़ इतना आप खूबसूरत बोल रही हैं। आपके लिए शेर कहता हूँ, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि आपके जरिए कम से कम जो हम जिस पे मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारे देश की धरोहर है, कल्चर है, और इसलिए हमारे में कायम रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी इसे पसंद करे। आप लोगों को थैंक यू कि आप ये धरोहर आगे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। This is Newstainment Television. Newstainment Television.